जब मनुष्य अपने अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचता है तो एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न सामने आता है कि हम कौन हैं और क्या हमारा कोई निश्चित स्वरूप पहले से तय है या हम खुद अपने अस्तित्व को बनाते हैं। इसी गहरे प्रश्न के साथ हम पहुंचते हैं आधुनिक दर्शन की एक अत्यंत प्रभावशाली कृति बीइंग एंड नथिंगनेस की ओर, जिसे महान दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र ने लिखा। ये पुस्तक केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये मनुष्य की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और अस्तित्व की गहराई को समझने की एक गहन यात्रा है। सार्त्र का सबसे प्रसिद्ध विचार है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी अस्तित्व सार से पहले आता है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है और फिर अपने कर्मों और चुनावों के माध्यम से अपना स्वरूप बनाता है। हम पहले से तय किसी उद्देश्य या पहचान के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि हम अपने निर्णयों के द्वारा खुद को बनाते हैं। ये विचार हमें एक गहरी स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही एक भारी जिम्मेदारी भी। अब सार्त्र अपने दर्शन की शुरुआत बीइंग यानी अस्तित्व को समझाने से करते हैं। वे कहते हैं कि अस्तित्व को दो भागों में समझा जा सकता है, बीइंग इन इटसेल्फ और बीइंग फॉर इटसेल्फ। बीइंग इन इटसेल्फ वो अस्तित्व है जो वस्तुओं का होता है, जैसे एक पत्थर, एक कुर्सी या कोई भी भौतिक वस्तु। इनका अस्तित्व स्थिर होता है, ये वैसा ही होता है जैसा वो है। इसमें कोई चेतना नहीं होती, कोई चुनाव नहीं होता, ये केवल होता है। दूसरी ओर बीइंग फॉर इटसेल्फ वो अस्तित्व है जो मनुष्य का होता है। ये चेतन होता है, ये सोचता है, ये अपने बारे में जानता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अपने अस्तित्व को बदल सकता है। मनुष्य स्थिर नहीं है, वो लगातार अपने आप को बनाता और बदलता रहता है। यही उसे बाकी चीजों से अलग बनाता है। अब सार्त्र कहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व नथिंगनेस यानी शून्यता से भी जुड़ा हुआ है। ये विचार थोड़ा जटिल है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि जब हम सोचते हैं तो हम केवल जो है उसे नहीं देखते, बल्कि जो नहीं है उसे भी समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं और वो नहीं आता, तो हम उसकी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं। ये नथिंगनेस है, ये वो खालीपन है जो हमारे अनुभव का हिस्सा बन जाता है। सार्त्र कहते हैं कि यही नथिंगनेस मनुष्य की स्वतंत्रता का आधार है, क्योंकि अगर सब कुछ पहले से तय होता तो हमारे पास कोई चुनाव नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमारे अस्तित्व में एक खालीपन है, एक संभावना है, इसलिए हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम नए निर्णय ले सकते हैं, नए रास्ते चुन सकते हैं। यही हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन ये स्वतंत्रता आसान नहीं है। ये हमें एक भारी जिम्मेदारी भी देती है, क्योंकि अब हम अपने हर निर्णय के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हम अपने जीवन के निर्माता हैं। अब सार्त्र एक और महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं, और वो है बैड फेथ यानी आत्मछल। वे कहते हैं कि कई बार हम अपनी स्वतंत्रता से बचने की कोशिश करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं या अपने अतीत को दोष देते हैं। लेकिन सार्त्र कहते हैं कि ये सब एक तरह का धोखा है जो हम खुद को देते हैं। हम हमेशा स्वतंत्र हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, और यही सच्चाई हमें असहज करती है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम अपने जीवन के हर पहलू के लिए जिम्मेदार हैं। अब सार्त्र का दर्शन हमें ये दिखाने लगता है कि मनुष्य का जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये लगातार चुनाव करने की प्रक्रिया है। हम हर पल अपने अस्तित्व को बना रहे हैं। हम अपने निर्णयों के माध्यम से अपने जीवन की दिशा तय कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और गहरा प्रश्न सामने आता है। अगर हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी मूल्य या नैतिकता स्थायी नहीं है? और अगर ऐसा है, तो हम ये कैसे तय करें कि क्या सही है और क्या गलत? और यही प्रश्न हमें इस दार्शनिक यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां सार्त्र अपने विचारों को और गहराई में ले जाकर हमें स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और नैतिकता के बीच के संबंध को समझाने की कोशिश करते हैं। जब जॉन पॉल सार्त्र अपने दर्शन को आगे बढ़ाते हैं, तो वे अब उस गहरे प्रश्न की ओर आते हैं जो हर सोचने वाले व्यक्ति को परेशान करता है, और वो ये है कि अगर मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है, तो वो अपने जीवन में सही और गलत का निर्धारण कैसे करता है। अब तक हमने समझा कि मनुष्य बीइंग फॉर इटसेल्फ है, यानी वो एक चेतन अस्तित्व है जो अपने निर्णयों के माध्यम से खुद को बनाता है। लेकिन यही स्वतंत्रता एक नई समस्या भी पैदा करती है। अगर कोई निश्चित नियम नहीं है, अगर कोई पहले से तय नैतिकता नहीं है, तो हम कैसे तय करें कि कौन सा निर्णय सही है? सार्त्र कहते हैं कि यही वो स्थान है जहां मनुष्य की जिम्मेदारी शुरू होती है।
वे कहते हैं कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब हम कुछ चुनते हैं तो हम ये भी दिखाते हैं कि हम मानते हैं कि यही सही है। इस प्रकार हर निर्णय एक प्रकार की सार्वभौमिक घोषणा बन जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि ये सामाजिक भी है। अब सार्त्र एक और महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं और वो है एंग्विश, यानी अस्तित्व की चिंता या व्याकुलता। वे कहते हैं कि जब हमें ये एहसास होता है कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और हमारे निर्णयों का प्रभाव व्यापक है, तब हमारे भीतर एक गहरी चिंता उत्पन्न होती है। ये चिंता डर से अलग होती है। ये उस जिम्मेदारी का अनुभव है जो हमारी स्वतंत्रता के साथ आती है। उदाहरण के लिए, अगर एक नेता कोई निर्णय लेता है तो वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। ये समझ उसे एक गहरी जिम्मेदारी का अनुभव कराती है और यही एंग्विश है। अब सार्त्र कहते हैं कि कई लोग इस चिंता से बचने की कोशिश करते हैं। वे अपने निर्णयों को दूसरों पर डाल देते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने वही किया जो समाज ने कहा या जो परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर किया। लेकिन सार्त्र कहते हैं कि ये सच नहीं है। हम हमेशा चुनाव करते हैं। यहाँ तक कि जब हम कहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तब भी हम एक विकल्प चुन रहे होते हैं। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अब वे बैड फेथ के विचार को और गहराई से समझाते हैं। बैड फेथ का मतलब है अपनी स्वतंत्रता से भागना। ये वो स्थिति है जब हम खुद को एक वस्तु की तरह देखने लगते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारा व्यवहार पहले से तय है और हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन सार्त्र कहते हैं कि ये एक भ्रम है। मनुष्य कभी भी पूरी तरह से एक वस्तु नहीं बन सकता। वो हमेशा एक चेतन अस्तित्व है जो अपने आप को बदल सकता है। इसलिए बैड फेथ एक प्रकार का आत्मछल है। ये वो तरीका है जिससे हम अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। अब सार्त्र एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं और वो है अदर्स, यानी दूसरे लोग। वे कहते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल हमारे अंदर ही सीमित नहीं है बल्कि ये दूसरों के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें देखता है तो हम उसके दृष्टिकोण का हिस्सा बन जाते हैं। हम खुद को उसकी नजरों से देखने लगते हैं। ये अनुभव हमें ये एहसास कराता है कि हम केवल अपने लिए नहीं हैं बल्कि हम दूसरों के लिए भी हैं। लेकिन यही संबंध कई बार संघर्ष का कारण भी बनता है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है और हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है। इसलिए हमारे और दूसरों के बीच एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है। सार्त्र इसे द लुक कहते हैं। जब कोई हमें देखता है तो हम खुद को एक वस्तु की तरह महसूस करते हैं। ये अनुभव हमें असहज कर सकता है क्योंकि ये हमारी स्वतंत्रता को सीमित करता हुआ लगता है, लेकिन ये भी हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार सार्त्र का दर्शन हमें ये दिखाने लगता है कि मनुष्य का जीवन केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है बल्कि ये एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया भी है। हम अपने निर्णयों के माध्यम से न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं और यही कारण है कि हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर हमारा अस्तित्व दूसरों से जुड़ा हुआ है, अगर हमारी स्वतंत्रता और उनकी स्वतंत्रता एक दूसरे को प्रभावित करती है, तो क्या हम वास्तव में एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं? और यही प्रश्न हमें इस दार्शनिक यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां सार्त्र मानव संबंधों, संघर्ष और स्वतंत्रता के बीच के जटिल संबंध को और गहराई से समझाने वाले हैं। जब जीन पॉल सार्त्रे अपने दर्शन को और गहराई में ले जाते हैं तो वे अब उस जटिल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां मनुष्य का अस्तित्व दूसरों के साथ टकराता है और वहीं से एक नया संघर्ष शुरू होता है। अब तक हमने समझा कि मनुष्य स्वतंत्र है, वो अपने निर्णयों के माध्यम से खुद को बनाता है और वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। लेकिन जब ये स्वतंत्रता दूसरे लोगों की स्वतंत्रता से टकराती है, तब क्या होता है? यहीं से सार्त्रे अदर्स और द लुक के विचार को और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने अस्तित्व को पूरी स्वतंत्रता के साथ अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति हमें देखता है, हमारा अनुभव बदल जाता है। हम अचानक खुद को उसकी नज़रों से देखने लगते हैं। हम अपने आप को एक वस्तु की तरह महसूस करने लगते हैं। ये अनुभव हमें असहज कर सकता है क्योंकि ये हमारी स्वतंत्रता को सीमित करता हुआ लगता है। उदाहरण के लिए, अगर हम अकेले कमरे में होते हैं तो हम अपने व्यवहार को लेकर पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई हमें देखता है, हम अपने व्यवहार को बदलने लगते हैं। हम इस बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि हम कैसे दिखाई दे रहे हैं। यही द लुक का प्रभाव है।
सार्त्रे कहते हैं कि ये अनुभव हमें ये दिखाता है कि हमारा अस्तित्व केवल हमारे भीतर ही सीमित नहीं है, बल्कि ये दूसरों के साथ भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यही संबंध संघर्ष का कारण भी बनता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे और दूसरों को अपने अनुसार समझे। इसलिए हम अक्सर दूसरों को वस्तु बनाने की कोशिश करते हैं और वही प्रक्रिया उनके साथ भी होती है। यहीं से सार्त्रे एक प्रसिद्ध विचार प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम अक्सर इस वाक्य में सुनते हैं, हेल इज अदर पीपल। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग वास्तव में नरक हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि दूसरों के साथ हमारा संबंध अक्सर संघर्ष और असहजता से भरा होता है, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही दूसरों की नज़रों में भी एक विशेष रूप में दिखना चाहते हैं। अब सार्त्रे इस संबंध को और गहराई से समझाने के लिए कुछ उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमें स्वतंत्र रूप से चुने, लेकिन साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहे। ये एक विरोधाभास है। हम चाहते हैं कि वो स्वतंत्र भी रहे और हमारे अनुसार भी चले। यही विरोधाभास हमारे संबंधों को जटिल बना देता है। इसी तरह जब हम किसी से घृणा करते हैं तो हम उसे एक वस्तु की तरह देखने लगते हैं। हम उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना चाहते हैं। लेकिन सार्त्रे कहते हैं कि यह संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अस्तित्व में स्वतंत्र है। इस प्रकार हमारे और दूसरों के बीच एक लगातार संघर्ष चलता रहता है। अब सार्त्रे ये भी बताते हैं कि ये संघर्ष केवल नकारात्मक नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का एक आवश्यक हिस्सा है। दूसरों के माध्यम से ही हम अपने आप को समझते हैं। हम अपने अस्तित्व को एक व्यापक संदर्भ में देखते हैं। ये हमें ये एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन साथ ही ये हमें चुनौती भी देता है कि हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें और दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करें। अब सार्त्रे इस पूरे विचार को और गहराई में ले जाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक निरंतर संघर्ष है, स्वतंत्रता और सीमाओं के बीच, अपने और दूसरों के बीच। ये संघर्ष हमें असहज कर सकता है, लेकिन यही हमें एक गहरी समझ की ओर भी ले जाता है। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन आसान नहीं है, लेकिन ये अर्थपूर्ण हो सकता है अगर हम अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार करें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर हमारा अस्तित्व इतना जटिल है, अगर हमारे संबंध संघर्ष से भरे हैं, तो क्या हम वास्तव में एक प्रामाणिक और सच्चा जीवन जी सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? और यही प्रश्न हमें इस दार्शनिक यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां सार्त्रे हमें ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिक जीवन के बारे में समझाने वाले हैं। जब जीन पॉल सार्त्रे अपने दर्शन को और गहराई में ले जाते हैं, तो अब वे उस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है कि क्या हम एक सच्चा और प्रामाणिक जीवन जी सकते हैं। अब तक हमने समझा कि मनुष्य स्वतंत्र है, वो अपने निर्णयों के माध्यम से खुद को बनाता है, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और उसके संबंध दूसरों के साथ जटिल होते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक रास्ता है जिसे सार्त्रे ऑथेंटिसिटी कहते हैं। ऑथेंटिसिटी का मतलब है अपने अस्तित्व को पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार करना, ये समझना कि हम स्वतंत्र हैं और हमारे निर्णय हमारे जीवन को आकार देते हैं, और इस सच्चाई से भागने के बजाय इसे स्वीकार करना। सार्त्रे कहते हैं कि अधिकतर लोग इस सच्चाई से बचने की कोशिश करते हैं। वे अपनी स्वतंत्रता से डरते हैं, वे जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, इसीलिए वे बैड फेथ में जीते हैं। वे अपने आप को ये समझाते हैं कि उनका जीवन पहले से तय है, कि वे कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन सार्त्रे कहते हैं कि ये एक भ्रम है। हम हमेशा स्वतंत्र हैं और यही सच्चाई हमें स्वीकार करनी होगी। ऑथेंटिक जीवन वही है जिसमें हम अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं, हम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं और हम अपने जीवन को सचेत रूप से जीते हैं। अब सार्त्रे कहते हैं कि ये आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें अपने डर का सामना करना होगा, हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, हमें ये मानना होगा कि हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं। लेकिन यही प्रक्रिया हमें एक सच्चा जीवन देती है। अब वे ये भी कहते हैं कि ऑथेंटिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा सही निर्णय लेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने निर्णयों के प्रति ईमानदार होंगे, हम अपने जीवन को समझने की कोशिश करेंगे और हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। अब सार्त्रे एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक भी है। जब हम अपने जीवन को ईमानदारी से जीते हैं तो हम दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं।
हम ये दिखाते हैं कि स्वतंत्रता को कैसे स्वीकार किया जा सकता है और जिम्मेदारी को कैसे निभाया जा सकता है। इस प्रकार ऑथेंटिसिटी केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक प्रभाव भी डालता है। अब सार्त्रे ये भी समझाते हैं कि ऑथेंटिसिटी का संबंध हमारे चुनावों से है। हम हर दिन छोटे छोटे निर्णय लेते हैं। ये निर्णय मिलकर हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम इन निर्णयों को जागरूकता के साथ लें तो हमारा जीवन अधिक सच्चा और अर्थपूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। इसलिए सार्त्रे कहते हैं कि हमें अपने हर निर्णय को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यही जागरूकता हमें ऑथेंटिसिटी की ओर ले जाती है। अब सार्त्रे के दर्शन का ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि जीवन को केवल जीना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे समझना और उसे सचेत रूप से जीना जरूरी है। ये हमें ये दिखाता है कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है और यही विकल्प हमें एक सच्चा जीवन जीने का अवसर देता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर हम ऑथेंटिसिटी को समझ लेते हैं, अगर हम अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या हम जीवन के अर्थ को भी पूरी तरह समझ सकते हैं? और यही प्रश्न हमें इस दार्शनिक यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां सार्त्रे जीवन के अर्थ और उसके अस्तित्व के अंतिम पहलू को समझाने की कोशिश करते हैं। जब जीन पॉल सार्त्रे अपने दर्शन को आगे बढ़ाते हैं, तो अब वे उस अंतिम और सबसे गहरे प्रश्न की ओर आते हैं जो हर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है, और वो है जीवन का अर्थ क्या है। अब तक हमने समझा कि मनुष्य स्वतंत्र है। वो अपने निर्णयों के माध्यम से खुद को बनाता है। वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और उसे अपने जीवन को प्रामाणिक तरीके से जीना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई पहले से तय अर्थ नहीं है, तो हम अपने जीवन को अर्थ कैसे दें? सार्त्रे कहते हैं कि यही अस्तित्ववाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। वे कहते हैं कि जीवन का कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं होता। कोई भी उच्च शक्ति हमें ये नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए या हमारा उद्देश्य क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन अर्थहीन है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें खुद अपने जीवन का अर्थ बनाना होगा। हम अपने चुनावों के माध्यम से अपने जीवन को अर्थ देते हैं। हम जो करते हैं वही हमारे जीवन का अर्थ बन जाता है। ये विचार हमें पूरी तरह स्वतंत्र बना देता है, लेकिन साथ ही ये हमें एक गहरी जिम्मेदारी भी देता है, क्योंकि अब हम अपने जीवन के अर्थ के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अब सार्त्र कहते हैं कि यही कारण है कि कई लोग इस स्वतंत्रता से डरते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें बताए कि क्या सही है और क्या गलत। वे चाहते हैं कि उनके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य हो। लेकिन सार्त्र कहते हैं कि यह संभव नहीं है। हमें अपने जीवन का अर्थ खुद बनाना होगा, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। अब वे ये भी कहते हैं कि इस प्रक्रिया में हमें कई बार असफलता का सामना करना पड़ेगा। हम गलत निर्णय ले सकते हैं, हम अपने जीवन में भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन ये सब इस प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि हम सीखते हैं, हम बदलते हैं और हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। अब सार्त्र ये भी बताते हैं कि जीवन का अर्थ केवल व्यक्तिगत नहीं होता। हम अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए हमारे निर्णयों का प्रभाव व्यापक होता है। जब हम अपने जीवन का अर्थ बनाते हैं तो हम समाज के लिए भी एक दिशा निर्धारित करते हैं। इस प्रकार सार्त्र का दर्शन हमें ये सिखाता है कि जीवन का अर्थ कोई स्थिर चीज नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हम हर दिन अपने जीवन को नया अर्थ देते हैं। हम अपने निर्णयों के माध्यम से अपने अस्तित्व को आकार देते हैं। अब सार्त्र ये भी कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ईमानदारी। हमें अपने आप के प्रति ईमानदार होना चाहिए। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हम क्या हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। अगर हम अपने आप से झूठ बोलते हैं तो हम कभी भी एक सच्चा जीवन नहीं जी सकते। इसलिए ऑथेंटिसिटी और मीनिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने जीवन को प्रामाणिक तरीके से जीते हैं, तब हम अपने जीवन को एक सच्चा अर्थ देते हैं। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर हम अपने जीवन का अर्थ खुद बनाते हैं, अगर हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि जीवन में कोई अंतिम सत्य नहीं है? और अगर ऐसा है तो हम इस अनिश्चितता के साथ कैसे जी सकते हैं? और यही प्रश्न हमें इस दार्शनिक यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां सार्त्र हमें इस अनिश्चितता और स्वतंत्रता के साथ जीने की कला को समझाने वाले हैं। जब जीन पॉल सार्त्रे अपने दर्शन को और आगे बढ़ाते हैं, तो वे अब उस सबसे कठिन वास्तविकता की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ता है, और वो है अनिश्चितता के साथ जीना।
अब तक हमने समझा कि जीवन का कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है। हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और हमें अपने जीवन का अर्थ खुद बनाना होता है। लेकिन ये स्वतंत्रता हमें एक ऐसी दुनिया में खड़ा कर देती है जहां कोई निश्चित आधार नहीं होता, कोई अंतिम नियम नहीं होता, कोई तय रास्ता नहीं होता। यही अनिश्चितता हमें असहज करती है। सार्त्रे कहते हैं कि यह असहजता स्वाभाविक है। जब हम ये महसूस करते हैं कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और हमें खुद ही अपने जीवन के निर्णय लेने हैं, तब हमारे भीतर एक प्रकार की बेचैनी उत्पन्न होती है। लेकिन ये बेचैनी नकारात्मक नहीं है। ये हमें ये याद दिलाती है कि हम जीवित हैं, कि हम सच में अपने जीवन के निर्माता हैं। अब सार्त्र कहते हैं कि इस अनिश्चितता से बचने की कोशिश करना ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। कई लोग इस असहजता से बचने के लिए अपने जीवन को एक निश्चित ढांचे में बांध लेते हैं। वे समाज के नियमों का अंधानुकरण करते हैं। वे अपने निर्णयों को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन ये सब बैड फेथ का हिस्सा है। ये वो तरीका है जिससे हम अपनी स्वतंत्रता से भागने की कोशिश करते हैं। सार्त्र कहते हैं कि हमें इस अनिश्चितता को स्वीकार करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में कोई निश्चितता नहीं है और यही हमें एक सच्चा जीवन जीने का अवसर देती है। जब हम इस अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने निर्णयों को अधिक जागरूकता के साथ लेने लगते हैं। हम अपने जीवन को अधिक गहराई से समझने लगते हैं। अब सार्त्रे ये भी कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहें वो करें। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपने निर्णयों के परिणामों को स्वीकार करें, हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लें और हम अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहें। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब वे ये भी समझाते हैं कि जीवन में कोई अंतिम सुरक्षा नहीं होती। हम हमेशा अनिश्चितता के बीच ही जीते हैं, लेकिन यही अनिश्चितता हमें सृजन करने की स्वतंत्रता देती है। हम अपने जीवन को एक कला की तरह बना सकते हैं। हम अपने निर्णयों के माध्यम से अपने अस्तित्व को आकार दे सकते हैं। ये विचार हमें एक नई दृष्टि देता है। अब हम जीवन को केवल एक समस्या के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं। एक ऐसा अवसर जिसमें हम अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और अपने मूल्यों के अनुसार बना सकते हैं। अब सार्त्र के दर्शन का ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है, लेकिन हम अपने निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हैं। हम ये तय कर सकते हैं कि हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, और यही हमें एक सच्चा और अर्थपूर्ण जीवन जीने की दिशा देता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का अंतिम सार अभी बाकी है, क्योंकि अब हमें इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर समझना होगा और ये देखना होगा कि सार्त्र के इस पूरे दर्शन का सबसे गहरा संदेश क्या है। और यही हमें इस यात्रा के अंतिम चरण की ओर ले जाता है, जहां ये पूरी समझ एक स्पष्ट और शक्तिशाली निष्कर्ष के रूप में सामने आएगी। जब हम इस पूरी दार्शनिक यात्रा को एक साथ देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि बीइंग एंड नथिंगनेस केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के अस्तित्व, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की सबसे गहरी पड़ताल है। और इस पूरी खोज के केंद्र में है जीन पॉल सार्त्र। सार्त्र ने हमें यह सिखाया कि मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है और फिर अपने निर्णयों के माध्यम से अपना स्वरूप बनाता है। इसका मतलब यह है कि हम पहले से तय किसी पहचान के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि हम अपने चुनावों के माध्यम से खुद को बनाते हैं। ये विचार हमें पूरी तरह स्वतंत्र बनाता है, लेकिन साथ ही ये हमें एक भारी जिम्मेदारी भी देता है। अब हम अपने जीवन के हर पहलू के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हम जो भी करते हैं, जो भी चुनते हैं, वही हमारे अस्तित्व को परिभाषित करता है। सार्त्रे का नथिंगनेस का विचार हमें ये समझाता है कि हमारे भीतर एक खालीपन है जो हमें बदलने और नए निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। यही खालीपन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमें ये अवसर देता है कि हम अपने जीवन को नए तरीके से गढ़ सकें। लेकिन यही स्वतंत्रता हमें असहज भी करती है, क्योंकि इसके साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है। सार्त्रे ने बैड फेथ के माध्यम से ये दिखाया कि हम अक्सर अपनी स्वतंत्रता से भागने की कोशिश करते हैं। हम अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं, लेकिन ये केवल एक भ्रम है। हम हमेशा स्वतंत्र हैं और हमें अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लेनी होती है। अब जब हम इस पूरे दर्शन को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जीवन का कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है। हमें अपने जीवन का अर्थ खुद बनाना होता है। हम अपने निर्णयों के माध्यम से अपने जीवन को दिशा देते हैं और यही प्रक्रिया हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है।
सार्त्र का दर्शन हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन को प्रामाणिक तरीके से जीना चाहिए। हमें अपने आप के प्रति ईमानदार होना चाहिए। हमें अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। यही सच्चा जीवन है। अब अगर इस पूरी यात्रा का सार निकाला जाए तो वो ये है कि जीवन एक खुला मैदान है जहाँ कोई तय रास्ता नहीं है। हमें खुद ही अपना रास्ता बनाना है। हमें अपने निर्णयों के माध्यम से अपने जीवन को आकार देना है और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हमें सच्चाई को स्वीकार कर लें तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम अपने डर को पार कर सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर सकते हैं और हम एक सच्चा और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो अगर इस पूरी कहानी से हमें कुछ सीखना है तो वो ये है कि हमें अपनी स्वतंत्रता से डरना नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हमें अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें एक सच्चे और प्रामाणिक जीवन की ओर ले जाता है। अगर आपको ये गहरी और विचारोत्तेजक दार्शनिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही और भी गहरी और जीवन को बदल देने वाली किताबों की कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर के साथ जुड़े रहें, जहां हम आपको किताबों, दर्शन और जीवन की गहरी सच्चाइयों की ऐसी यात्राओं पर लेकर आते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। धन्यवाद।